नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम नातेदारी को पढ़ रहे हैं। बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है इंडियन सोसाइटी, उसकी जो दूसरी यूनिट है उसमें परिवार विवाह नातेदारी का जो टॉपिक है उसमें से नातेदारी को हम पढ़ रहे हैं। और अब तक जो पीपीटी बेस्ड वीडियो आपके साथ व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए हैं उसमें हमने नातेदारी का अर्थ, परिभाषा, उसके सिद्धांत, उसके आधार, उसके प्रकार, उसकी श्रेणियाँ और नातेदारी संज्ञाएं, इनको पढ़ा है, समझा है। आज जो हमारा टॉपिक है वह नातेदारी की रीतियाँ, किनसिप यूसेजेस। नातेदारी की रीति से तात्पर्य है नातेदारी व्यवस्था में व्यवहार के समाज मान्य कुछ तौर तरीके होते हैं, नियम और कार्य प्रणालियाँ होती है जिसके अनुसार ही समाज में नातेदारी संबंध से जुड़े हुए लोग आपस में व्यवहार करते हैं, उसको हम नातेदारी की रीतियाँ कहते हैं। यानी नातेदारी सिस्टम में व्यवहार के जो विशिष्ट तौर तरीके हैं उन्हीं को नातेदारी की रीतियाँ कहा जाता है। विभिन्न मानवशास्त्रियों ने नातेदारी की विभिन्न अलग अलग रीतियाँ यूसेजेस बताए हैं। उनको 6 प्रकार उनके बताए गए हैं। उनमें पहला है परिहार, अवॉइडेंस। दूसरा है परिहास संबंध, जोकिंग रिलेशनशिप। तीसरा है माध्यमिक संबोधन, टेक्नोनेमी। चौथा है मातुले, एवेंकुलेट। पांचवा है पितृ स्वश्रेयी, एमिटेट। और छठा है सह प्रसविता, कुवेत। ये 6 नातेदारी की प्रमुख रीतियाँ हैं जो विभिन्न सामाजिक मानवशास्त्रियों ने जिनका उल्लेख किया है, जिनको हमें यह पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट अवधारणाएँ हैं ये। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इनको लेकर क्वेश्चंस आते हैं और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी छोटे और बड़े सवाल प्राय इन पर पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है, एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य है जो विवाह और रक्त संबंधों पर आधारित होता है। संबंध और संबोधन इसके 2 प्रमुख आधार हैं। और नातेदारी में विरक्त संबंध, विवाह संबंध और सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध, दत्तक संबंध से जुड़े हुए संबंधी आते हैं। कल हमने नातेदारी की श्रेणियाँ भी पढ़ी थी, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। आज हम देखेंगे कि विभिन्न नातेदारों के बीच संबंधों को लेकर कौन कौन सी विशिष्ट व्यवहार प्रणालियाँ काम कर रही हैं। उन्हीं में आज जो पहला है वह है परिहार। नातेदारी की यह जो रीति है परिहार, परिहार जो नातेदारी की रीति है इसमें कुछ संबंधी परस्पर दूरी बनाए रखते हैं तथा सक्रिय सामाजिक अंतरक्रिया को टालते हैं। इस रीति को हम परिहार कहते हैं, अवॉइडेंस कहते हैं। इसमें हम उदाहरण देखें तो हम देखते हैं कि सास और दामाद हैं, ससुर और पुत्र वधू हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे सामाजिक संबंधी हैं जिनके बीच में सक्रिय अंतरक्रिया, आपस में बातचीत, नाम लेना, निकटता वर्जित होती है और उसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। तो ये परिहार रीति के उदाहरण हैं। सास दामाद है, ससुर पुत्र वधू है। इसके अलावा ज्येष्ठ हैं, छोटे भाई की पत्नी है और साथ ही ये भाई बहन का भी कई जगह ऐसा आता है कि उनके बीच में आपस में दूरी बढ़ती जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जो है ये सास दामाद है, ससुर पुत्र वधू है, सास बहू है, ससुर दामाद हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है इनके अंदर आपस में दूरी बनाए रखी जाती है और सक्रिय जो सामाजिक अंतरक्रिया है उससे बचा जाता है। यह रीति परिहार कहलाती है और यह लगभग सभी समाजों में पाया जाता है।
और विभिन्न जनजातियों में जहाँ तक, जैसे उदाहरण के लिए मैंने भाई बहन का उदाहरण दिया था, तो श्रीलंका की एक वेड्डा जनजाति है, उसमें भाई बहन के बीच परिहार प्रचलित है। वे एक छत के नीचे सो नहीं सकते और एक साथ भोजन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी जनजातियों में इस तरह की अलग अलग रीतियाँ विद्यमान है। इसी तरह योकागिर जनजाति है, उसमें बहू अपने ससुर एवं जेठ के चेहरे को नहीं देख सकती। इस तरह के उदाहरण हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में मुख्य रूप से सास ससुर, ये सास दामाद है, ससुर पुत्र वधू है, इस तरह के परिहार के उदाहरण हम देखते हैं। फ्रेजर एक जाने माने मानवशास्त्री हुए हैं, जेम्स फ्रेजर। उनका ये मानना है कि इसका जो कारण है वो निषिद्ध यौन संबंध है, कि भाई निकट संबंधियों में यौन संबंध को टाला जा सके, इसके लिए उनके बीच में सक्रिय अंतरक्रिया वर्जित की जाती है। इसी तरह टाइलर का अपना अलग मत है। उनका कहना है कि परिवार तो प्रारंभिक स्वरूप में मात्र सत्तात्मक था। ऐसे परिवारों में दामाद वगैरह वो बाहर के व्यक्ति होते थे, अपरिचित व्यक्ति होते थे, इस कारण उनके साथ कुछ प्रतिबंधात्मक व्यवहारों को अपनाना पड़ता था। तो ये परिहार नातेदारी रीति का उदाहरण है। दूसरा है परिहास संबंध, जोकिंग रिलेशनशिप। यह परिहार की जो रीति है उसके एकदम विपरीत है। इस नातेदारी रीति में कुछ संबंधियों में परस्पर हंसी मजाक है, गाली गलौज है, सक्रिय अंतरक्रिया की अनुमति होती है और उसको सामाजिक मान्यता मिली भी होती है। उसमें एक कोई आपत्ति नहीं मानी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे जीजा साली है, देवर भाभी है, ननद भाभी है, मामा भांजा है, ये रिलेशनशिप इस तरह के हैं कि इनमें परिहास संबंध है, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जो समाज वैज्ञानिक है, मानवशास्त्री हैं, उन्होंने और भी बहुत सारे इनके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। शरदचंद्र रॉय हैं, एक मानवशास्त्री में, उन्होंने तो उरांव जनजाति में दादी पोते के बीच विवाह का उल्लेख किया है। इसी तरह वेरियर एल्विन हैं, उन्होंने बैगा जनजाति में पोता और दादी के विवाह का उल्लेख किया है। तो इस तरह के उदाहरण दिए जो परिहास जो संबंध है उसको स्पष्ट करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन एक प्रसिद्ध मानवशास्त्री हैं, तो वो इसे एक मित्रता के प्रतीक के रूप में देखते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इसी तरह वेस्ट मार्क है, उनका ये कहना है कि जिन व्यक्तियों में परिहास संबंध होते हैं उनमें पारस्परिक समानता रहती है और घनिष्ठता भी रहती है काफ़ी। तो यह जो रीति है ये परिहास संबंध है, जिसमें सक्रिय अंतरक्रिया की अनुमति होती है, आपस में परस्पर हंसी मजाक गाली गलौज जिसकी अनुमति होती है और उसको समाज की मान्यता में प्राप्त होती है। ये परिहास संबंध है। तीसरा है माध्यमिक संबोधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नातेदारी रीति है और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। टेक्नोनॉमी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जाने माने मानवशास्त्री E.B. टॉयलर ने किया था। उनके अनुसार इस रीति में एक संबंधी के संबोधन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में प्राय है, शहरों में भी और शहरों में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन सभी ग्रामीण समुदाय में पति का नाम लेना पत्नी के लिए वर्जित होता है, इसलिए वो संबोधन हेतु बच्चों को माध्यम बनाती है। जैसे अजय के पिताजी, श्याम के पिताजी, इस तरह पति को संबोधित करने के लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं। तो ये जो माध्यमिक संबोधन है इसको टेक्नोनॉमी बोलते हैं और भारतीय समाज में विशेषकर ग्रामीण समाज में इसको व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, अवलोकित किया जा सकता है। शहरी समाजों में भी ये देखने को मिलता है। चौथी जो नातेदारी की रीति है वह है मातुले, एवेंक्यूलेट। ये जो प्रथा है, नातेदारी रीति है, ये मात्र सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती हैं। इस नातेदारी रीति के अनुसार मात्र सत्तात्मक परिवार में मामा का विशेष अधिकार होता है। इसमें उत्तर पश्चिमी अमेरिका की हेड्डा जनजाति है, इस तरह ट्रोब्रियान द्वीप है, मेलोनोवस्की ने उनका उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो उनमें है जो मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं। इसी तरह
होपी और जूनी जनजाति में पुत्र विवाह योग्य होने तक अपने पिता के यहाँ रहता है, बाद में मापा अपने मामा के यहाँ चला जाता है। मामा उसका विवाह करवाता है और मामा के परिवार का वह सदस्य बन जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि वहाँ मातुलेय नातेदारी है, ये प्रचलित है। और संपत्ति भी मामा से भांजे को हस्तांतरित होती है। भांजे जो भांजा है पिता के बजाय मामा के लिए कार्य करता है। तो इस तरह सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान होता है इसके अंदर। तो इसलिए इसको मातुलेय प्रथा, मातुलेय रीति कहते हैं। पांचवी जो नातेदारी की रीति है वह है पितृ स्वश्रेय। पितृ स्वशा बुआ को कहते हैं, पिता की बहन को पितृ स्वशा कहते हैं। इस नातेदारी के अनुसार यह नातेदारी मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है। और इसमें पितृसत्तात्मक परिवारों में बुआ का विशेषाधिकार होता है और बुआ ही परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, विवाह से संबंधित निर्णय लेती है। तो इस नातेदारी रीति को पितृ स्वश्रेयी बोलते हैं। उदाहरण के लिए भारत की जो टोड्डा जनजाति है उसमें बच्चे का नामकरण बुआ करती है। तो जिस तरह मातुलेय में मातृसत्तात्मक परिवारों में मामा का अधिक महत्व और विशेषाधिकार होता है, उसी तरह पितृसत्तात्मक परिवारों में बुआ का विशेषाधिकार होता है। जाने माने मनोशास्त्री डॉक्टर रिवर्स ने बैक्स द्वीप में इस प्रथा का उल्लेख किया है। वहाँ बुआ है वही भतीजे के लिए वधू ढूंढती है और भतीजा माँ से अधिक बुआ का सम्मान करता है और वही बुआ की संपत्ति का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह भी एक विशिष्ट प्रकार की नातेदारी रीति है और बहुत सारी जनजातियों में ये विद्यमान है। बुआ विवाह के बाद दूसरे परिवार चली जाती है। अपने जन्म के परिवार से संपर्क बनाए रखने के लिए ही समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रथा का, इस रीति का प्रचलन हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों में भी यह प्रथा प्रचलित है। तो यह भी नातेदारी की एक महत्वपूर्ण रीति है। अंतिम जो नातेदारी रीति है वह है सह प्रसविता, कुवैत भी बोलते हैं इसको। यह भी बहुत रोचक है, इंटरेस्टिंग है। नातेदारी की रीतियाँ जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इनका एक सामाजिक और मानवशास्त्रीय आधार होता है। इनके पीछे तर्क होते हैं और बहुत सारी प्रथाएं परंपराएं काम करती हैं। नातेदारी की ये जो सह प्रसविता की जो रीति है इसके अनुसार पत्नी के प्रसव काल के दौरान पति को उन सभी निषेधों का, व्यवहारों का पालन करना पड़ता है जिनका पालन पत्नी करती है। तो इस रीति को सह प्रसविता कहते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में यूँ समझ सकते हैं कि गर्भवती पत्नी जिन नियम कायदों का पालन करती है उन्हीं नियम कायदों का पालन पति करने लगता है तो उसे सह प्रसविता कहते हैं। यानी कि वो भी गर्भवती महिला की तरह व्यवहार करता है। भारत में खासी और टोडा जनजातियों में ये नीति प्रचलित है। इसके उदाहरण विद्यमान है। मानवशास्त्रियों ने इस पर प्रकाश डाला है। इसका संबंध प्रसव काल से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नातेदारी रीति है। एक खासी पति को पत्नी की तरह नदी पार करते समय या कपड़े धोते समय कपड़े धोने की मनाही रहती है। संतान होने के बाद देवी देवताओं की पूजा करने के बाद ही उन कामों की अनुमति दी जाती है। इस तरह के बहुत सारे निषेध और नियम हुए हैं जिनको पुरुषों को जिनका पालन करना पड़ता है। मेलेनोव्स्की का ये मानना है, जाने माने मानवशास्त्री ये भी मेलेनोव्स्की, उनका ये मानना है कि वैवाहिक संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक सामाजिक क्रियातंत्र है जिसके कारण ये रीति प्रचलित हुई है। और अन्य समाज वैज्ञानिकों मानवशास्त्रियों का मानना है कि ये विवाह संस्था के उद्विकास में सहयोगी है और एक मान्यता है जिसका निरंतर है जो निर्वाह किया जा रहा है। तो
कुछ मानवशास्त्र इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी करते हैं कि पति पत्नी में परस्पर प्रेम का विकास होता है। पत्नी को ये जानकर मानसिक संतोष होता है कि पति भी उसके कष्ट में हिस्सेदार है, उसको कष्ट को महसूस कर रहा है। यानी जो कष्ट सहने के जो वास्तविक अनुभव पत्नी को, गर्भवती महिला को जिनसे गुजरना पड़ता है, उन्हीं चीज़ों का एहसास का पति करता है इसके अंदर व्यवहार के उन तौर तरीक़ों से। तो यह सह प्रसविता की नातेदारी रीति कहलाती है। तो ये नातेदारी की 6 मुख्य रीतियाँ हैं जिनका बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित सरल विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मैं समझता हूँ कि नातेदारी की इन 6 रीतियों को बहुत सरल तरीके से समझा भी है। आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। हमारी वीडियोस को तो देखना ही है, समझना ही है, आपको टेक्स्ट बुक की भी मदद लेनी है। टेक्स्ट बुक में भी बहुत विस्तार से उदाहरण सहित इन चीज़ों को समझाया गया है। कुछ अवधारणाएँ अपेक्षाकृत कठिन होती हैं और समसामयिक परिप्रेक्ष्य में उनको अधिक प्रासंगिक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए टेक्स्ट बुक्स में कुछ डिटेल विवरण प्रस्तुत किया जाता है ताकि आप उनको उदाहरण सहित अच्छे ढंग से समझ सकें। यहाँ मैंने बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में उदाहरण सहित आपके सामने नातेदारी की इन 6 रीतियों को प्रस्तुत किया है। जो बेसिक मूलभूत उनका सार है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया और उनका उदाहरण भी बता दिया है। यही इन नातेदारी की रीतियों का सार है। और नातेदारी की जो व्यवस्था है उसमें इनका बहुत अहम योगदान है। नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो है उसमें नातेदारी से रिलेटेड जो नातेदारी की भूमिका और जो परिवार विवाह में इनकी प्रासंगिकता है उसका अध्ययन हम करेंगे। साथ ही भारत में नातेदारी व्यवस्था के बारे में जो समाज वैज्ञानिक है, भारतीय समाज वैज्ञानिक है, उन्होंने किस तरह भारतीय नातेदारी सिस्टम को 4 भागों में विभाजित किया है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।